आयंश ने इयारा को उतार दिया। वो बोली, मम्मा, रियो ने मेरी ड्राइंग को खराब कहा। मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता है कहा, इसलिए मैंने उसको बुद्धू कहा। रियो भी वहाँ आ गया और बोला, मम्मा, उसको सच में कुछ बनाना नहीं आता। उसको नहीं पता एप्पल कैसा दिखता है। इयारा ने कहा, तुमने भी तो कहा येलो कलर का सेब नहीं होता है, येलो कलर का सेब होता है, समझे? रियो ने कहा, तुमने मेरी ड्राइंग फाड़ दी। मैंने तुमसे अच्छा सेब बनाया था। आयंश ने उन दोनों को देखा, फिर टिया को देखा जो खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसने उसे आवाज दी, मामी, आप इन दोनों को देखो, मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। आप इन दोनों का झगड़ा सुनो, इन दोनों को उल्टा टांग दो। एकता के साथ रहते ही नहीं है, जब देखो तब जंगली कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। वो तेजी से वहाँ से निकल गया और दोनों अपनी मम्मा को ही देख रहे थे। रियो ने कहा, मम्मा, आप स्टैचू क्यों बने हुए हो? इयारा ने कहा, मम्मा स्टैचू नहीं है, वो तो हमारी मम्मा है, तुमको इतना भी नहीं पता? रियो ने अपने गाल फुलाते हुए कहा, मुझे पता है, तुम मुझे ऐसे मत बोलो। वो उनकी तरफ अपने आंसू पहुँचते हुए पलट गई। जैसे ही दोनों ने उसे ऐसे देखा, दोनों चुप हो गए। दोनों अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रहे थे। उसे रोता हुआ देखकर दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोनों अपना झगड़ा भूल गए। रियो ने कहा, मम्मा, आप रो रही हो? इयारा ने कहा, मम्मा, आपको किसने डांटा? आप मुझे बताओ, मैं पापा को बताऊंगी, फिर उनसे पनिश करवाऊंगी। वो दोनों उसकी तरफ दौड़ पड़े। टिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी। वो बोली, मैं नहीं रो रही हूँ, वो आंख में कचरा चला गया था, उसकी वजह से आंसू आ गए। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को देखा। इयारा अपने सिर को खुजलाते हुए बोली, आंख में कचरा कैसे जाता है? रियो सिर ऊपर करके सोचने लगा और बोला, पर मम्मा, यहाँ पर तो कचरा नहीं है, वो आपकी आंख में कैसे गया? आप रो रही हो ना? इयारा अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, मम्मा, आप मत रो, मैं हूँ ना। आप बताओ, आपको किसने डांटा? आपको किसने रुलाया? मैं अभी उसको पनिश करूंगी। रियो ने कहा, मम्मा, आपको पापा ने रुलाया? इयारा ने कहा, पापा ने ऐसा नहीं किया है। रियो अपना सिर हिलाते हुए बोला, पापा ने नहीं किया है, वो तो आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, हमसे भी ज्यादा। इयारा ने अपना छोटा सा दिमाग लगाते हुए कहा, जरूर नए वाले मामा जी ने रुलाया है। वो छोटे दादू के साथ भी झगड़ा कर रहे थे। गंदे नए मामा जी, पुराने वाले मामा जी बहुत अच्छे हैं। रियो ने कहा, पर नए वाले मामा जी भी तो अच्छे हैं। मम्मा उनको मारती है, तब भी मेरी तरह कुछ नहीं बोलते और रोते भी नहीं है। टिया ने दोनों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए घुटनों के बल बैठ गई। उसने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मुझे किसी ने नहीं रुलाया है, तुम दोनों बस भी करो, मुझे कोई नहीं रुला सकता। तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करना। वो दोनों उसके सीने से लगे हुए थे और एक दूसरे को पलकें झपकाते हुए देख रहे थे, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हों। इयारा ने कहा, अगर आपको किसी ने नहीं रुलाया तो आप रो क्यों रही थी? आपके येलो एप्पल को भी किसी ने येलो एप्पल नहीं होता है कहा। आयंश भैया ने कहा येलो एप्पल होता है। ये सुनकर वो चौंक गई। इयारा उससे दूर हो गई, लेकिन उसके विपरीत रियो अभी भी अपनी माँ के सीने से चिपका हुआ था। टिया ने उसके बालों को देखा, फिर उन्हें अपने हाथों की उंगलियों से सुलझाते हुए बोली, तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते। फिर से मारपीट किया और ये येलो एप्पल के लिए झगड़ा किया है तुम दोनों ने। इयारा ने कहा, रियो ने कहा मेरी ड्राइंग खराब है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता और येलो एप्पल होता ही नहीं है, पर वो तो होता है। रियो भी अपनी मम्मा से दूर हो गया और खुद को दिखाते हुए बोला, मम्मा देखो, इसने मेरे कपड़े के बटन तोड़ दिए। उसने अपने बेटे की हालत देखी। बेचारे की हालत सच में खराब थी। फिर उसने अपनी बेटी को देखा। उसने झट से अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोली, सॉरी मम्मा, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। उसको भी बोलो वो मुझे ऐसा न बोले कि मुझे कुछ नहीं आता। उसने रियो को देखा। अपनी मम्मा को खुद को देखता पाकर उसने भी चुपचाप अपने कान पकड़ लिए और बोला, सॉरी मम्मा। टिया ने कहा, सॉरी मुझे मत बोलो। इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे की तरफ पलट गए और एक साथ बोले, सॉरी। टिया ने उन दोनों को देखा और फिर से उन्हें अपने सीने से लगा लिया। टिया ने दोनों को देखा, फिर कहा,
आगे से इस तरह से नहीं लड़ना, इयारा ने पूछा। फिर कैसे लड़ेंगे? रियो ने कहा। मम्मा बोल रही हैं कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, है ना मम्मा? टिया ने उसके सिर को सहला दिया। वो खुश हो गया और उससे लिपट गया। इयारा मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी ड्राइंग को खराब कहा, इसलिए मैंने तुमको बुद्धू कहा। फिर हम दोनों का झगड़ा हुआ। मैं तो अपना ड्राइंग बना रही थी। रियो ने कहा। मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। उसने देखा कि फिर दोनों शुरू हो गए हैं। उसने दोनों को रोकते हुए कहा, अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को मुंह फुलाकर देखने लगे। टिया ने कहा, चलो मैं तुम दोनों की ड्राइंग बनाने में हेल्प करती हूँ। ये सुनकर दोनों खुश हो गए। इयारा ने कहा, मुझे सेब बनाना है। रियो ने कहा, मुझे फूल बनाना है और तितली भी। टिया खड़ी हो गई और दोनों का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ हाँ, जो बनाना है बना लेना, बस एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना। रियो, पहले तुम्हारे कपड़े बदलेंगे। रियो ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों को लेकर वो जैसे ही बाहर निकली, अश्वत्थ सामने खड़ा था। उसकी नजर अपने बेटे पर गई। वो चौंक गया। ये उसके बेटे को क्या हो गया है? उसके शरीर पर लटके हुए शर्ट को देखकर उसने अपनी बेटी को देखा। वो समझ गया, ये काम इयारा का ही है। जरूर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसने उसकी शर्ट को खींच दिया। इयारा ने देखा कि उसके पापा उसे ही देख रहे हैं। उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैंने रियो को सॉरी बोला है पापा। अश्वत्थ ने दोनों को देखते हुए कहा, ऐसे एक दूसरे के साथ झगड़ा मत किया करो। तुम दोनों भाई बहन हो। तुम दोनों ने मुझे और अपने चाचू को कभी तुम्हारी ओजल बुआ के साथ या फिर ओजस्विता बुआ के साथ झगड़ा करते हुए देखा है? दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को देखा। इयारा ने कहा, आप छोटे होंगे तो उनके साथ लड़ते होंगे, हम तो तब थे भी नहीं, हमें कैसे पता होगा? अब तो आप बड़े हो गए हो, इसलिए नहीं लड़ते। वो अपनी बेटी को देखने लगा, जिस पर वो अपनी मम्मा के पीछे हो गई। वो झांक कर उसे दांत दिखाते हुए देखने लगी। रियो ने कहा, पापा मम्मा रो रही थी। ये सुनकर अश्वत्थ ने अपनी नजरें इयारा से हटाईं और टिया को देखा। उसकी आंखों को देखकर यही लग रहा था कि वो रोई थी। उसे खुद को देखता देखकर वो अपनी नजरें चुराने लगी और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आंख में कचरा। बीच में ही अश्वत्थ ने कहा, तुम्हारे आर्ट रूम में कहाँ से कचरा आया, जरा मुझे ये बताना। उसने अपना सर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं, मैं दोनों को रूम में लेकर जाती हूँ, चलो। वो उन दोनों को लेकर आगे बढ़ गई। वो पलटकर उसे जाते हुए देखने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है और वो ओजन से ही रिलेटेड है। आर्यन कॉरपोरेशन में आदित्य अपने कैबिन में आया। उसने आते ही एक मीटिंग अटेंड की थी। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वो बोला, सुबह सुबह मीटिंग कौन रखता है? वो अपनी चेयर पर निढाल पड़ा हुआ था। ओजस उसके कैबिन का डोर ओपन करके अंदर आया। उसने अपने हाथ में काले रंग का लैपटॉप पकड़ रखा था जो ओपन था। आदित्य ने उसे देखा और कहा, नॉक करके आते। ओजस ने इधर उधर देखा। उसे ऐसे देखते देखकर उसने कहा, इधर उधर क्यों देख रहे हो? यहाँ कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेला। ओजस ने कहा, यहाँ तुम अकेले हो, कोई ऑफिस रोमांस तो चलता है नहीं जो मैं डोर नॉक करके आऊंगा। अनंत को चीट करने से रहे, किसी लड़की को सेक्रेटरी रखने से भी रहे। उसकी बात सुनकर उसने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ओजस आगे बढ़ते हुए बोला, जस्ट किडिंग, वो मैं जल्दबाजी में आ गया। अभी अभी मैंने मेल देखा, वेपन्स के लिए नए रिक्वेस्ट आए हैं। वो भी एक ही इंसान के लगभग 30 बार मेल भेजकर रिक्वेस्ट किया है। आदित्य ने कहा, 30 टाइम्स? ओजस ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपना लैपटॉप उसकी टेबल पर रखा और उसकी तरफ घुमा दिया। आदित्य ने कहा, ये कौन है? एक बार मेल सेंड करता तो उसे हम लोग देख ही लेते। 30 टाइम्स मेल सेंड करने की क्या जरूरत थी? इंटरनेट की कदर नहीं है। ओजस ने कहा, अब उसे इंटरनेट की कदर नहीं है या फिर है, उसका पता नहीं, पर इतना बता सकता हूँ, भेजने वाला एक NRI है। आदित्य उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। हालांकि उन्होंने जिन्हें भी वेपन सेल किया था वो ज्यादातर फॉरेनर ही होते थे। उसने पूछा, नाम क्या है? उसका बैकग्राउंड पता किया? ओजस ने कहा, अभी मेल देखा है, बस नाम पता है, इंद्रनील प्रभाकर। पता लगाने के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। उसने बताया।
आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने लैपटॉप को अपनी तरफ खींचा और मेल को देखने लगा। उसने लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए कहा, तुम्हें मैंने बैठने के लिए मना किया है। जिस पर ओजस जल्दी से चेयर पर बैठ गया। उसने कहा, यह पहली बार है जब किसी ने हमें 30 टाइम्स मेल किया है। आज तक किसी को इतना इम्पेशेंट होते हुए नहीं देखा है, वो भी सिर्फ वेपन्स के लिए। आदित्य ने कहा, हमारा काम हथियार बनाना और उसे बेचना है, लेकिन किसी भी गलत काम में हमारे वेपन्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वेपन्स की उसे जरूरत है, इसलिए बेसब्र हो रहा है। भाई ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है और मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। इस वक्त ओरमन लीव पर है, इसलिए LFG और आर्यन टेक्नोलॉजी, इन दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कोई गलती नहीं करूंगा जिससे हमारे परिवार के नाम, भाई और दादाजी के नाम पर दाग लगे। ओजस ने कहा, तुम चिंता मत करो, पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही एक्सेप्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आदित्य ने उसे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अच्छे से पता लगाना, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ। हथियार के लिए इतना इम्पेशेंट होने वाला इंसान जरूरी नहीं कि वो अपने लिए खरीदना चाहता हो। हम नहीं जानते कि वो उनका इस्तेमाल किस लिए करेगा। उसने जिन हथियारों की लिस्ट भेजी है, मुझे डाउट हो रहा है। इसके लिए वो हमें डबल पे करने के लिए भी तैयार है। हमारी कंपनी के बने हुए हथियार सोल्जर्स के पास भी जाते हैं, उन्हें अच्छे से टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही भेजा जाता है। गवर्नमेंट का हम पर बहुत विश्वास है। कौन है ये इंद्रनील प्रभाकर, जिसे एक साथ इतने सारे हथियार चाहिए, वो भी इतने एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स? ओजस ने कहा, NRI है, बहुत पैसे कमाए होंगे। आदित्य ने कहा, लोग पैसे कमाने के बाद लग्जरी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं, महंगी से महंगी चीज खरीदते हैं, लेकिन ये वेपन्स पर पैसे खर्च करना चाहता है। अपने घर में हथियारों को सजाकर तो नहीं रखेगा? ओजस ने कहा, कौन हथियारों को घर में सजाकर रखता है? कोई नहीं रखता है, इसका इस्तेमाल ही करेगा। कैबिन का डोर नॉक हुआ। दोनों की नजरें दरवाजे की तरफ चली गईं। ओरियन अंदर आया। उसने दोनों को देखा और कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? ओजस ने कहा, कुछ नहीं। ओरियन ने पूछा, वैसे कुछ बात कर रहे थे?